अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तहसीलदार के लिए हमने जो है ना एक्ट्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। उसके अंदर हमने रेवेन्यू एक्ट भी पढ़ लिया और एक्विजिशन एक्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट को पढ़ने से पहले आपने लाजमी रेवेन्यू एक्ट की क्लासेस लेनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको याद करना है, देन आपने इसको लेना है। वरना यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप अगर उस एक्ट को आपने नहीं पढ़ा और आप डायरेक्ट इसको पढ़ने आ गए तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ इस एक्ट के अंदर, ठीक है, रेवेन्यू एक्ट के अंदर, और वो चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं तो उनको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, कोशिश ये होगी कि हम 3 से 4 दिन के अंदर इसको खत्म कर दें ताकि आप तीनों एक्ट दोबारा से रिवीजन भी कर सकें। अब इसमें चैप्टर 1 पे आ जाएं तो चैप्टर 1 में सारी वही बातें जो आप पीछे 2 एक्ट में पढ़ के आए हैं। सेक्शन 1 में वही बात की गई है, टाइटल कैसे देना है, ठीक है, इसका टाइटल क्या है, एक्सटेंशन इसकी कहाँ तक है, और कमेंसमेंट पे बात की गई है। फिर जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है वो दोनों रिपील्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको तो इसके ऊपर हमने बात ही नहीं करनी। फिर सेक्शन 4 पे आ जाए। सेक्शन 4 में बात की गई है डेफिनेशंस की। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको पीछे में पढ़ा चुकी हूँ, तो उनको नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ वो डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा या जिनके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आपकी डिफाइन में आती है लैंड। ठीक है, अब लैंड हम किसको कहते हैं? जब भी लैंड की बात होगी तो आपके माइंड के अंदर आएगा कि जमीन का टुकड़ा जो होता है उसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप अकॉर्डिंग टू इस एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डिफाइन ये आ रही है कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके ऊपर जिसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी जमीन या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसको एग्री पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? लैंड कहेंगे। ठीक है, लैंड की डिफाइन में सिंपल सी चीज याद रखनी है कि कोई भी ऐसी जमीन या कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसा ग्राउंड जिसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लैंड। ग्राउंड या बिल्डिंग का नाम मैंने क्यों लिया? हो सकता है कि आप कोई बिल्डिंग है और उसको फसल रखने के लिए, फसल स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा हो, तो मतलब तो यही है ना कि उसको भी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको भी आपने क्या नाम देना है? लैंड का नाम देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी डिफाइन आ जाती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का आपको पता है कि यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात की गई है कि ये जो एक्ट है इसको बनाने की जो पावर है वो गवर्नमेंट एक्ट के पास है, सॉरी, प्रोविजनल एक्ट के पास, गवर्नमेंट के पास है। वो क्या कर सकती है? इसको चेंज भी कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐड भी कर सकती है। सारे रूल्स बनाने की पावर जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पर ये बात ही है। कमिश्नर का भी आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद पे आ जाए। पे क्या होती है कि आप जो हम टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें दो लोगों की बात ज्यादा की जाएगी। ठीक है, एक आपका टेनिट होगा और दूसरा आपका लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है, अब एक टेनिट है और दूसरा लैंडलॉर्ड है। जो लैंडलॉर्ड है इसने अपनी जमीन टेनिट को ठेके पर दी है। लैंडलॉर्ड ने क्या किया है? अपनी जमीन टेनिट को ठेके पर दी है। तो टेनिट जो होगा वो बदले में इसको जो रकम अदा करेगा उसको आप क्या कहेंगे? पे। बड़ी सिंपल सी चीज है। टेनेंट लैंडलॉर्ड को जो रकम अदा करेगा उसको आपने क्या कहना है? पे कहना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रेंट। ठीक है, रेंट भी उसी तरह से ही है जैसे पे है, लेकिन रेंट में उसने एक ये बात कही है कि जो आपने रेंट, जो टेनेंट रेंट अदा करेगा वो जस्ट उस जमीन का ही अदा करेगा। ये नहीं है कि अगर टेनेंट जो है उसने एक जमीन जो है वो ठेके पर ली है, ठीक है, लैंडलॉर्ड से, अब वो जो लैंडलॉर्ड है वो उससे कहे विलेज सेस भी दो, ये भी टैक्स दो, ये भी दो, उसने कुछ नहीं देना। ठीक है, जो ये टेनेंट होगा इसने विलेज टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना, इसने जस्ट वो जो लैंड होगी उस लैंड का रेंट अदा करना है। ठीक है, इसने क्या करना है? वो जो जमीन होगी उसका रेंट अदा करना है। अब वो रेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है ये कहे कि मैं जो फसल काश्त कर रहा हूँ उसमें से तुम अपना हिस्सा लेते रहना, या ये कहे कि मैं इसके बदले में तुम्हारा कोई काम कर देता हूँ। ठीक है, वो उन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन रेंट वो होगा कि जो उसने जमीन का टुकड़ा लिया है या जो जमीन उसने काश्त करने के लिए ली है ठेके पर, वो जस्ट उस जमीन की ही पेमेंट अदा करेगा, उसको आपने क्या कहना है? रेंट कहना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में बात की गई है एरियर ऑफ रेंट। अब जब एरियर की बात आई है तो आपके माइंड में आए कि मैंने रेवेन्यू एक्ट के अंदर आपको एरियर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, एरियर वो बंदा होता है कि दो लोग हैं, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है कि भाई तुमने मुझे इस रेट के ऊपर जो है ना मेरी रकम अदा करनी है, लेकिन उसने नहीं अदा की तो वो एरियर के जमरे में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या वर्ड साथ लगा दिया? रेंट का। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंडलॉर्ड था और जो टेनेंट था उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि भाई 10 फरवरी को तुमने मुझे पेमेंट जमा करवानी है, मेरा रेंट मुझे अदा करना है, लेकिन टेनेंट ने रेंट अदा नहीं किया। ठीक है, तो वो किस जमरे में आ जाएगा? उसको हम कहेंगे एरियर ऑफ रेंट।
उसको हम क्या कहेंगे, एरियर ऑफ रेंट। ठीक है, उसके बाद टेनिट आ जाए, टेनिट और लैंडलॉर्ड दोनों को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। टेनिट और लैंडलॉर्ड, टेनिट वो बंदा है जो जमीन ठेके पर ले रहा, लैंडलॉर्ड वो है जो उसका ओनर है। सिंपल सी चीज है, एक जमीन है, ठीक है, ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, ठीक है, इसका जो मालिक होगा उसको आपने कहना है लैंडलॉर्ड। पहले भी आपको पता है, पीछे आप पढ़ के आए हैं। उसके बाद जो टेनिट है, टेनिट वो है कि लैंडलॉर्ड ने ये जमीन जिस बंदे को ठेके पर दी है उसको आप क्या कहेंगे, टेनिट कहेंगे। सिंपल चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट में वो कहता है कि टेनिट एंड लैंडलॉर्ड, टेनिट एंड लैंड, आप पीछे भी आप कहेंगे हमने यही पढ़ा, आगे फिर वही बात आ गई है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक टेनिट है और एक लैंडलॉर्ड है, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है जो टेनिट है उसकी, फॉर एग्जाम्पल टेनिट है उसकी डेथ हो गई है, लैंडलॉर्ड उसकी डेथ हो गई है, आगे क्या हो गया है, उनके बच्चे आ गए हैं। ठीक है, उनके बच्चे आ गए हैं, तो आपने क्या याद रखना है, जो टेनिट का बच्चा ए है वो टेनिट ही कहलाएगा, बेशक वो उसी एग्रीमेंट पे चल रहे हैं या उन्होंने नया एग्रीमेंट किया है, उसने क्या कहलाना है, उसने टेनिट ही कहलाना है। लैंडलॉर्ड का जो बच्चा आएगा, जो बेटा आएगा, ठीक है, वो उसने क्या कहलाना है, उसने लैंडलॉर्ड ही कहलाना है। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी आगे उनके बच्चे आ जाएं, जो भी हो जाए, ये एग्रीमेंट चलता रहे, तो जिसका बच्चा आ रहा है वो वही रहेगा, टेनिट का बच्चा आ रहा है टेनिट ही रहेगा, लैंडलॉर्ड का कोई बेटा आ रहा है तो उसने क्या करना है, वो लैंडलॉर्ड ही रहेगा। यहाँ पर जो उसने मिक्स लिखा है ना, यहाँ पर वो आपको ये समझा रहा है, टेनिट और लैंडलॉर्ड में वो ये बात कर रहा है। सिंपल आपने याद रखना है, पहले हमने टेनिट पढ़ा, टेनिट वो बंदा जिसने जमीन ठेके पर ली, लैंडलॉर्ड वो बंदा जिसने जमीन ठेके पर दी, ठीक है, जो जमीन का ओनर था। फिर टेनिट एंड लैंडलॉर्ड में कहा कि टेनिट की डेथ हो गई है या लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई है, आगे उनके बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे भी उसी तरह से ही कहलाएंगे, टेनिट का बच्चा टेनिट ही कहलाएगा, लैंडलॉर्ड का बच्चा ये नहीं है कि टेनिट का बच्चा लैंडलॉर्ड बन जाएगा और लैंडलॉर्ड का बच्चा टेनिट बन जाएगा। ठीक है, मोस्टली आपने केसेस देखे होंगे इस तरह के, आगे जो उनके दरमियान वो कहता है मेरे बाप की जमीन थी, मेरा वो यहाँ पे काश्त कर रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस एक्ट कि जो टेनिट का बच्चा होगा या जो टेनिट का बेटा होगा वो टेनिट ही कहलाएगा, लैंडलॉर्ड का जो बेटा होगा वो लैंडलॉर्ड ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन पे आ जाए, नेक्स्ट में आ गई है टेनेंसी। ठीक है, टेनेंसी किसको कहते हैं कि एक आपका टेनिट है, ठीक है, और दूसरा आपका लैंडलॉर्ड है, एक आपका टेनिट है और दूसरा आपका लैंडलॉर्ड है। इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है कि लैंड टेनिट जो है उसने लैंडलॉर्ड से एक जमीन ठेके पर ली है, उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस लगाई गई, जो भी रेंट लगाया गया, सारा कुछ, उस सारे एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, टेनेंसी कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जो आपके एक्ट का नाम भी है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उसको आपने क्या कहना है, टेनेंसी कहना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन पे आ जाए, नेक्स्ट में बात की गई है स्टेट, लैंड ओनर और लैंड होल्डिंग। ठीक है, अब लैंड ओनर और लैंड होल्डिंग का आपको पता है, लैंड ओनर वही जो जमीन का मालिक है, लैंड होल्डिंग मतलब कि जिसके होल्ड में जमीन होती है। ठीक है, अब इन तीनों की जो डिफाइन है ना वो सेम है। स्टेट किसको कहते हैं, स्टेट उसको कहते हैं ऐसी जमीन जिसके ऊपर काश्त की जा रही है, ऐसी जमीन जिसके ऊपर काश्त की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि स्टेट हम किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी जमीन, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है उसको आप स्टेट कहेंगे। इन तीनों की डिफाइन जो है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू आ जाता है। लैंड रेवेन्यू तो बड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया है, एक एक चीज आपको पढ़ाई है उसके अंदर। ठीक है, लैंड रेवेन्यू में क्या होता है कि एक जमीन है उसके ऊपर आप फसल काश्त कर रहे हैं, उस फसल के ऊपर से जो आपको प्रॉफिट हासिल हो रहा है उसके ऊपर जो रेवेन्यू वसूल किया जाएगा, जो टैक्स वसूल किया जाएगा, उसको लैंड रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात दोबारा रिपीट कर दूं, पीछे भी बताई थी कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो जमीन के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, आप कहें कि मारिया है तो मारिया के पास ज्यादा जमीन है तो मारिया ज्यादा टैक्स देगी, अली जो है उसके पास कम जमीन है तो अली कम टैक्स देगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि अली ने जो फसल काश्त की है उसको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और मारिया ने जो फसल काश्त की है उसको प्रॉफिट कम हुआ है, तो अली टैक्स ज्यादा अदा करेगा, मारिया टैक्स कम अदा करेगी। ठीक है, जो आप फसल काश्त कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपका टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर आपका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। ये आपने बात याद रखनी है, पीछे भी आपको डिटेल में पढ़ाया है। दोबारा कह रही हूँ, किसी चीज की समझ नहीं आई पहले रेवेन्यू एक्ट को पढ़ के आइएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट में बात की गई है रेट्स एंड सेसेस के ऊपर। ठीक है, कि कोई भी जमीन आप ठेके पे दे रहे हैं उसका आपने रेट कितना लगाना है, उसके आपने सेसेस कितने लगाने हैं। यहाँ पर ये बात है विलेज सेस, विलेज सेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है
एक गांव है, ठीक है, उसमें सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डालते हैं कि हम उस, चाहे उस बंदे की जमीन है या नहीं है, ठीक है, लेकिन सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं कि गांव के मकसद के, गांव की भलाई के लिए, या गांव के किसी काम के लिए, जहाँ पर कोई चीज बनाई जाए या इसके किसी काम आ सके ये पैसे, ठीक है, उसको हम कहते हैं विलेज सेस। उसके बाद विलेज ऑफिसर का भी आपको पता है, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू कोर्ट का भी आपको पता है। जागीरदार के ऊपर आ जाए, ठीक है, जागीरदार हम किसको कहते हैं? जागीरदार वो होता है जो मतलब जिसकी जमीन के ऊपर ओनरशिप होती है। जागीरदार हम उसको कहते हैं जिसकी जमीन के ऊपर ओनरशिप होती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा जिसकी जमीन में कोई मालिकियत है, कोई जमीन है उसके ऊपर उसकी मालिकियत है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पर से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। अब ये गवर्नमेंट का कोई बंदा भी हो सकता है, या वो जो गांव होगा, ठीक है, उसके अंदर से भी कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उस बंदे के अपने नाम पे जमीन होनी चाहिए। देन वो क्या कर सकता है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। उसको आप क्या कहेंगे? जागीरदार कहेंगे। उसके बाद आपकी आ जाती है लीगल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसने लॉ पढ़ा हुआ है, उसके पास इससे रिलेटेड कोई नॉलेज है, उसको पता है, ठीक है, सारे एक्ट के बारे में, कुछ लॉज के बारे में, तो वो वकील के तौर पर अपने जितने भी मामलात होंगे वो कोर्ट के सामने जाके पेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात होगी। उसके बाद एग्रीकल्चर शेयर पे आ जाए। एग्रीकल्चर शेयर जो है, इसमें वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी कास्ट जिसको पूरा साल गुजर चुका है, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल शेयर। एग्रीकल्चरल शेयर जो होता है ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खुद डिक्लेयर करती है, ठीक है। और मोस्टली ये जो होता है ये 16 जून से 15 जून तक होता है। आपने साथ लिख लेना है, एग्रीकल्चर ईयर मोस्टली 15 जून, 16 जून से 15 जून तक होता है, ठीक है, 16 से 15 जून तक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का भी आपको पता है कि वो नोटिफिकेशन जो उसको ऑफिशियल गजेट में पेश करके और फिर उसको पब्लिश किया जाता है, उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। देन इम्प्रूवमेंट पे आए। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि एक जमीन है, ठीक है, सिंपल सी जमीन है, नॉर्मल सी है, उसके ऊपर कोई पानी की निकासी नहीं है, या उसके ऊपर नहर का पानी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब जिस बंदे ने वो जमीन ठेके पर ली है, जो टेनेंट है, उसने क्या किया कि उसके ऊपर उसने ट्यूबवेल लगवाया है, या क्या किया उसने वहां पर कोई तालाब सा बनवा दिया जिसके अंदर उसने पानी जमा किया है कि जरूरत पड़ने पर वो अगर नहर का पानी ना पहुंच पाए तो वो यहाँ से अपनी फसल को पानी लगा सके। मतलब ये है कि टेनेंट के लेने के बाद जमीन के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट आई, टेनेंट ने उसके ऊपर जो काम किया, उसको आप इम्प्रूवमेंट की डिफाइन में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट आपकी है वो है मुकर्ररदार। मुकर्ररदार में क्या होता है कि जब ये एक्ट लागू हुआ था, ठीक है, आपने साथ ये लिख लेना है कि जब ये एक्ट लागू हुआ था उस वक्त अटक और रावलपिंडी, ठीक है, जब ये एक्ट लागू हुआ था उस वक्त अटक और रावलपिंडी में जिस बंदे के भी नाम पर जमीन थी, जिसकी भी जमीन होती थी, उसको मुकर्ररदार कहा जाता था, ठीक है। अभी भी उसको क्या कहते हैं? मुकर्ररदार। कि अटक और रावलपिंडी के अंदर जब ये एक्ट लागू हुआ था उस वक्त जिस भी बंदे के नाम जमीन थी उसको क्या कहते थे? मुकर्ररदार। यहाँ पर सिंपल सी चीज है, ठीक है। डिफाइन में यही कुछ था। अगर आपको किसी भी डिफाइन की समझ नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो आपका है इसके आगे दूसरा आपका चैप्टर है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आज ही आपको मिल जाएगा। मजीद ये दोबारा कह रही क्लासेस लें, वो नहीं लेंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें वो चीजें छोड़ दूंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा वेस्ट हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।